गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, तो आइए आज की शुरुआत करते हैं आज के कोट से। आज का हमारा कोट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अब इसका मीनिंग ये है कि अपन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और अपन को बिलीव करना है कि यस, हमने अपना बहुत सारा हिस्सा जो सफ़र का है वो तय कर लिया है और हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो हमारा माइंड सेट है, वो बहुत ही हमें आगे बढ़ने में, जीवन में सफल पाने में सहायता करता है। तो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है वो सक्सेस अचीव करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं आज की वर्ड्स मीनिंग्स जो कि हमने द हिंदू से ली हुई हैं। तो फर्स्ट जो मीनिंग है वो है डिलिमिटेशन। एक्चुअली डिलिमिटेशन कमीशन को यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन का वर्क दिया गया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग आई हुई है। तो इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री को फिक्स करना, ये डिलिमिटेशन कहलाता है। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन वाज गिवन द टास्क टू डिलिमिटेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइप, लॉन्ग नैरो बैंड। ये वर्ड तो काफ़ी बार अपन डेली लाइफ में भी सुनते हैं। स्ट्राइप जनरली टाइगर्स में स्ट्राइप जो है बने होते हैं या पाए जाते हैं। वो नैरो बैंड जो लकीर बनी होती है उसको स्ट्राइप बोलते हैं। तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर्स आर सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है स्कार्सिटी। किसी चीज़ की जब शॉर्ट सप्लाई होती है तो उसको स्कार्सिटी कहा जाता है। अब स्कार्सिटी का हम ऐसे यूज कर सकते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन फ्यूचर गोइंग टू क्रिएट द मेजर प्रॉब्लम। सो यूजेस ऑफ द वर्ड्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट मगअप। नेक्स्ट मीनिंग है वाव। वाव मीन्स शपथ, शपथ लेना, प्रॉमिस, कमिटमेंट। लॉर्ड राम टुक वाव टू गो टू एक्साइल। नेक्स्ट मीनिंग है रिपील। रिपील मीन्स रिवोक। सो दिस लॉ विल बी रिपील्ड by the government from the statutory book. This is the meaning of the repeal. So let us look the overview of today's topic, जो कि हमने द हिंदू से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, उसका ओवरव्यू देखते हैं, फिर वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सेंटर टू फॉर्म FPO विद स्मॉल फार्मर्स। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो डबलिंग द फार्मर्स इनकम है, अपने अन्नदाताओं की आमदनी को दोगुना करना। तो आइए देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एक्चुअली डिजिटल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट जो है इवॉल्व हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमेटी में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में बारगेनिंग के लिए और इनपुट और आउटपुट को बेचने के लिए किसानों के हित में FPO का फॉर्मेशन किया जाएगा। FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक्चुअली है क्या, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और मोटो क्या है?
इसमें एक्चुअली स्मॉल फार्मर्स का जो है ग्रुप, स्मॉल फार्मर्स का ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट से हेल्प लेने के लिए और गवर्नमेंट की स्कीम्स का सही तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाएगा। अब इसमें से क्या है कि मेनली जो इनपुट्स डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा इनपुट्स हमारे किसानों को दिया जाएगा, डिफरेंट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, तो इनकी सहायता से, ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से किसानों तक पहुंचाने में हेल्प मिलेगा। अब ये अदर पर्सपेक्टिव में जो इनके द्वारा आउटपुट, जो प्रोडक्शन सप्लाई किया जाएगा, उसको मंडी में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में सही दाम पाने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म में सही दाम पाने के लिए ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा बारगेनिंग करने का जो है अथॉरिटी, और जो है अच्छे तरीके से बारगेनिंग कर पाएंगे ताकि इनको सही रेट मार्केट में मिल सके। तो ये था अपना फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या है, हमारे जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल करने में हेल्प मिलेगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि गवर्नर फेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। एक्चुअली ये किस पर्सपेक्टिव में आया है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। गवर्नर फेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। एक्चुअली नीट जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने असेंबली में बिल पास किया, और बिल पास करने के बाद गवर्नर साहब के पास उसको भेजा गया, जो RN रवि साहब हैं तमिलनाडु के गवर्नर, तो उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये स्टोरी नीट और गवर्नर साहब की, इसका रिलीवेंट UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बिल पास होने के बाद, उसकी क्या कंडीशन है और आगे कैसे एक्ट बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बैकग्राउंड को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या होता है। यदि असेंबली किसी बिल को पास करती है, यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो बोथ हाउस के द्वारा पास किया जाएगा, यदि ओनली असेंबली है तो असेंबली के द्वारा, और गवर्नर के पास यदि उसको असेंट के लिए भेजा जाता है तो गवर्नर के पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, या तो गवर्नर साहब उसको असेंट दे सकते हैं, यदि असेंट देते हैं तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, या तो फिर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, ये सस्पेंसिव वीटो है गवर्नर साहब का, वो विदहोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है, गवर्नर साहब जो है प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए बिल को रख सकते हैं, तो हो जाएगा प्रेसिडेंट कंसीडरेशन। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि गवर्नर साहब फर्दर असेंबली के रिकंसीडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं, तो ये कंडीशन बनती हैं। तो UPSC पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उस जो स्टोरी में है या जो न्यूज आई है किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी स्टेट के पर्सपेक्टिव में, सेंटर के पर्सपेक्टिव में, तो उसके पीछे हिडन कंसेप्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको समझना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनी सीट्स रिड्रॉन इन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन ड्राफ्ट। अब इसमें क्या है कि मेनली अपन को ये अंडरस्टैंड करना है कि डिलिमिटेशन कैसे किया जाता है। एक्चुअली डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इसका मेन काम जो होता है वो असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिमार्केशन करना है। तो ये 1951 में स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसका फॉर्मेशन किया गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सरिस्का वियर्स स्ट्राइप्स ऑफ सक्सेस। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, वहाँ जो पहले टाइगर एक्सटिंक्ट होने की जो कगार पर थे,
अब वो 25 हो चुके हैं, नंबर में 25 हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं सरिस्का के फीचर क्या हैं। अब सरिस्का, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लॉस हो रहा है, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को बचाना हम सबका फंडामेंटल ड्यूटी और कर्तव्य बनता है। तो सरिस्का जो है वो लोकेटेड है अलवर, राजस्थान में। ये मेनली अरावली हिल्स में लोकेटेड है। अब यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, यहाँ एरिड थॉर्न बसेस श्रब्स वेजिटेशन पाई जाती है। मेनली ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था सरिस्का के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हुआ है, जो कि न्यूज में आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज राजस्थान रेडी फॉर इट्स फर्स्ट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। अब राजस्थान गवर्नमेंट बजट पेश करने वाली है, जिसमें से उन्होंने ये प्रावधान रखा है कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सेपरेट बजट पेश किया जाएगा। सेपरेट बजट लाइक जैसे अर्लियर जो है रेलवे बजट पेश किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बाद में मर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट इस बार तैयारी कर रही है कि वो जो है सेपरेट एग्रीकल्चर बजट पेश किया जाएगा। अब इस सेपरेट एग्रीकल्चर बजट में उन्होंने जो मेन प्रावधान रखे हैं, उन्होंने सिंचाई पर जोर दिया है। मेनली सिंचाई में जो है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। अब ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? अंडर द पेपर 3 ऑफ यूपीएससी सिलेबस सिंचाई का स्पेशल रूप से जिक्र किया गया है, मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। तो इसलिए इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं कि इरिगेशन में जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर, जो ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये ट्रेडिशनल इरिगेशन से कैसे डिफरेंट है। जब मोदी जी की सरकार बनी थी, अवर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब इसमें ड्रिप इरिगेशन में मेनली दो तरीके से बैकवार्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश होते हैं। ये क्या है? ये इस तरह से रिलेटेड है कि पहली बात तो जो ड्रिप इरिगेशन है, इससे हमें पानी की बचत होगी। एक्चुअली क्या है, डे बाय डे जो है ग्राउंड लेवल वाटर डे बाय डे जो है नीचे जा रहा है, उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा है ग्राउंड वाटर। तो इसको इम्प्रूव करेगा और इससे हमारी वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसका फॉरवर्ड लिंकेजेस ये है कि जब पर ड्रॉप मोर क्रॉप किया जाएगा, तो इससे जो इसकी प्लांट्स की रूट्स पे जब जो वाटर जाता है, तो उससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे तरीके से फुलफिल होती है। सिमिलर है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रिंसिपल पर काम करता है और आउटकम्स पर जो है मेजर वाटर कंजर्वेशन पर जोर देता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन टू वाया नदी। अब आइए जानते हैं कि ये क्यों न्यूज में है। एक्चुअली जो है वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी का हब है, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हब। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ इन द सेंस जो एनिमल्स है, वो वाया नद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है माइग्रेशन करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ से जो कर्नाटक में जो नागर होल है और बांदीपुर नेशनल पार्क
और तमिलनाडु में जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है वहाँ से डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग मेनली एलिफेंट, सांभर, चीतल्स। तो यहाँ पे जो है वायानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि केरला में, जो कि मेनली केरला में लोकेटेड है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक्चुअली बायोस्फीयर क्या होता है इसको समझते हैं। जो बायोस्फीयर है वो क्या है? जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर मिलते हैं तो इसको जो है बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी और लाइफ सस्टेनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो एट द लार्ज स्केल लेवल पे जो है बायोस्फीयर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो है वायानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेनली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।